कार्यक्रम तो आयोजित किए जाते रहे, ऑनलाइन भी किए जाते रहे, लेकिन जो उसकी गरिमा होती है और विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम है उसकी गरिमा बच्चों से नहीं होती है। तो इस मौके पर मैं कहूँगा आप लोग अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि हमारे आचार्य महोदय से समापन समारोह के साथ ही एक चीज़ और भी है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म समारोह भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, वो वास्तव में एक भारतीय की जो मर्यादा हो सकती है और एक भारतीय समाज, एक भारतीय परिवार की जो मर्यादा हो सकती है उसको दर्शाती है। और एक उनकी जो ये रामचरितमानस है वो हमारे अपने जीवन, कहते हैं हमारा जो जीवन दर्शन है उसको बताती है। तो इसी अवसर पे मैं सबसे पहले बाला तोमर मैडम को बुलाना चाहूँगा कि वो हमें अपने जो भी विचार हैं उनसे अवगत कराएं। धन्यवाद विनायक सर। माननीय प्राचार्य महोदय, अध्यापक वृंद व प्यारे बच्चों, शुभ संध्या आप सभी को। आज की राजभाषा हिंदी दिवस के अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं राजभाषा हिंदी के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। और इससे पहले लेकिन तुलसी जयंती के विषय पर्व पर, क्योंकि राजभाषा हिंदी दिवस के अवसर पर तुलसी जयंती मनाई जाती है, तो उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी का जन्म सन 1552 में बांदा जिले के राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक उनकी अंतिम कृति है। ये सब रचनाएं हैं उनकी। और उनका निधन सन 1623 और संवत 1680 को हुआ था। और इसी में एक दोहा उनके विषय में बोला जाता है अंतिम दिन के उपलक्ष्य में। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो सबसे पहले मैं इनकी वंदना में एक छोटे से कविता या स्वरचित, मतलब एक वंदना टाइप बोलना चाहूंगी। आनंद पूरित हर्षित मन है तुलसी जी
तुमको शत नमन है। तुलसी जी तुमको शत नमन है। ज्ञान की तुमने ज्योत जलाई सारे हिंदुस्तान में, भक्ति का है दीप जलाया हर मंदिर हर द्वार में। तेरी ज्ञान गागर को वंदन है, तुलसी जी तुमको शत नमन है। रामचरित सा ग्रंथ तुम्हारा देता हमें सीख है, मानवता की रीत सीखो यही सच्ची प्रीत है। तेरी प्रभु भक्ति को वंदन है, तुलसी जी तुमको शत नमन है। तो अभी हम आज की राजभाषा के पखवाड़े के अंतिम दिन के विषय में मैं बोलना चाहूंगी। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, गौरव हिंदुस्तान का। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, गौरव हिंदुस्तान का। 52 अक्षर में छिपा है सागर ज्ञान विज्ञान का। 52 अक्षर में छिपा है सागर ज्ञान विज्ञान का। किसी भी पूर्ण संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के लिए 3 वस्तुएं बहुत अनिवार्य होती हैं, उसका राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा। भारत के पास उसका राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान तो है, मगर इतने विशाल देश की राजभाषा हिंदी को उसका उचित स्थान न मिल पाना बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उसकी राष्ट्रभाषा का प्रश्न बहुत महत्व का होता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने वाली और देश की पहचान बताने वाली संजीवनी के समान होती है। जब कोई प्रादेशिक भाषा किसी राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या साहित्यिक कारणों से पूरे देश में फैलकर विभिन्न प्रदेशवासियों के पारस्परिक व्यवहार का माध्यम बनती है, तो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और ये काम हिंदी कर रही है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि देश के बड़े भूभाग पर बोली और समझी जाती है। इसका साहित्य समृद्ध है, इसकी लिपि सरल और वैज्ञानिक है और दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने में आत्मसात करने की इसमें अद्भुत क्षमता भी है। यह देश की अन्य सभी भाषाओं से मिलकर बना बोलियों का कट्ठार है। इसकी जननी संस्कृत संसार की सबसे प्राचीनतम भारतीय भाषाओं में से एक है और भारोपीय परिवार की भाषा है। अंग्रेजी, जर्मन, रूसी और फारसी भी इसी परिवार की भाषाएं हैं। भाषा केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। हिंदी संतों की अनुभूति है, राष्ट्र का स्वर है। ये राजाओं की नहीं, जन जन की बोली है। यह महलों की भाषा नहीं, संतों की झोली का प्रसाद है और अमर कवियों की देन है। तुलसी सूर अमर है मरकर, मीरा भी जीवित है आज। तुलसी सूर अमर है मरकर, मीरा भी जीवित है आज। संत कबीर जयसी नानक सदा रहेंगे सिर के ताज, सदा रहेंगे सिर के ताज। भारतीय सेना विभाग में हिंदी का बोलबाला है। भारत के व्यापारिक जहाजों में यही भाषा बोली जाती है। फिल्मी जगत में इसका वर्चस्व किसी से छुपा नहीं है। ये सिर्फ अपने देश की ही नहीं, फिजी, मॉरिशस जैसे दूसरे देशों की भी मुख्य भाषाओं में से एक है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा का महत्व सब विवादों से परे होता है, किंतु संसार में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा का मुद्दा आज़ादी के 74 साल बाद भी विवादों के घेरे में है। काश हमारे संविधान ने 15 वर्षों का समय न देकर इसे कठोरता से जब ही लागू कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज हमारी राष्ट्रभाषा पखवाड़ों की भाषा, कार्यशालाओं की भाषा न बनकर राजभाषा के पद पर विराजमान होती और उसकी सभी सहायक भाषाएं भी अपने अपने क्षेत्रों में आज़ादी से फल फूल रही होती और राष्ट्र का गौरव बढ़ाती। जब 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, उस वक्त देशवासियों में क्षेत्रवाद या राष्ट्रहित सर्वोपरि था। इसी कारण संविधान सभा के 324 सदस्यों में से 312 ने हिंदी को भारतीय गणतंत्र की राजभाषा बनाने के पक्ष में मत दिया था। इन सदस्यों में प्रत्येक भाषा और बोली को बोलने वाले सदस्य थे, परंतु संविधान निर्माताओं की देश प्रेम की भावनाओं के अनुरूप आज भी हिंदी सरकारी कामकाज और न्यायालयों की भाषा नहीं बन सकी है। सारे संसार को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले
दुनिया को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद पुराणों की रचना करने वाले, ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु कहे जाने वाले देश को आज उसके अपने ही लोगों ने इतना पंगु बना दिया है कि उसकी अपनी अनेक समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद उसके पास अपनी राष्ट्रभाषा तक नहीं है। इतिहास गवाह है कि भौतिक आक्रमणों से ज्यादा खतरनाक सांस्कृतिक आक्रमण रहे हैं। आज भी उसी रण कौशल का प्रयोग हो रहा है। वैश्वीकरण के इस दौर में प्रभावशाली राष्ट्र अपनी भाषा को दूसरे पर जबरन थोप रहे हैं। इस खतरे को चीन और जापान ने, यूरोप के कुछ देशों ने सही तरह से समझ लिया था। यही कारण है कि ये देश अपनी भाषा को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं हुए। डॉलर की विश्वव्याप्त महत्वाकांक्षा को अपदस्थ करने के लिए यूरो को अपनाने वाले देश अंग्रेजी से परहेज कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इराक पर हमले को लेकर फ्रांस और जर्मनी जैसी शक्तियां जब अमेरिका के समर्थन में आगे नहीं आई तो अमेरिका ने उनके माल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी भाषा से फ्रेंच के उन शब्दों को निकाल दिया जो अंग्रेजी से लिए गए थे। इन देशों ने अंग्रेजी को प्रगति का पर्याय न मानकर विश्व समुदाय के सामने एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया कि मातृभाषा में ही वह क्षमता है जो इन्हें ज्ञान, गौरव और स्वाभिमान प्रदान कर सकती है। देशवासियों को भाषा विहीन संस्कृति और सही संस्कृति विहीन भाषा का कोई मूल्य नहीं होता। अब भी सीखना चाहें तो सीखें चीन और जापान से कि वे अपनी भाषा और अपनी तकनीकी के बल पर कैसे तरक्की कर रहे हैं। अरब के एक शासक कमाल पाशा ने अपनी भाषा को एक ही दिन में कैसे राजभाषा घोषित कर दिया था। राजभाषा घोषित करके लागू कर दिया था और आज वही अरबी भाषा संयुक्त राष्ट्र भाषा की छठी मान्यता प्राप्त विश्व भाषा बन चुकी है। हमारी भारत माता भी उसी दिन के इंतजार में है कि कब कोई सच्चा देशभक्त राजनीतिक सपूत कमाल पाशा की भूमिका निभाकर हिंदी को उसका उचित स्थान और सम्मान दिलाएगा। आज वक्त आ गया है कि हम दूसरे राष्ट्रों से सीख लें और आत्मनिर्भर बने। अपनी महान देश के गौरवमयी अतीत और विश्व विजयनी संस्कृति का सम्मान करें, क्योंकि दास्ता भाषा की हो या संस्कृति की, इससे देश महान नहीं बना करते। देश की नीति स्वार्थों के बलबूते पर कदापि नहीं चला करती। आज हमारे देशवासियों को ये बातें खुले दिल से स्वीकार करनी होंगी, समझनी होंगी कि निज भाषा की स्वतंत्रता राष्ट्रीय भाषा की स्वतंत्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र तो किसी भी क्रांति की लहर से स्वतंत्र हो सकते हैं, किंतु भाषा पराधीन होने पर उसकी मुक्ति कठिन होती है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हम भारतीय ही हैं, जो इतने सालों बाद भी अपनी भाषाओं को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त नहीं करा पाए हैं। आज हिंदी एक समर्थ भाषा है। आधुनिक तकनीकियों से यह अपना कदम ताल मिला रही है और कंप्यूटर के निष्कर्ष पर खरी सिद्ध हो रही है। इसमें भारतीय संस्कृति की वेगवती धारा बहती है, जो मानव दिलों को जोड़ने में समर्थ है। आज हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वह निस्वार्थ भाव से अपनी राष्ट्रभाषा में काम करके अपना अमूल्य योगदान दें, क्योंकि राष्ट्रभाषा किसी व्यक्ति या प्रांत की संपत्ति नहीं, इस पर पूरे देश का समान अधिकार है और हिंदी देश की एकता की ऐसी कड़ी है जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। इसके लिए स्वाभाविक प्रेम की आवश्यकता है। चाहे पढ़ लो गीता, चाहे पढ़ लो बाइबल और कुरान, बनो संत ज्ञानी पंडित और बनो मनुज महान। व्यर्थ सभी उपलब्धियां, निरर्थक ज्ञान मान सम्मान, नहीं है अगर हृदय में गुरु जनक जननी मातृभूमि के प्रति आदर और सम्मान। जननी जन्मभूमि जनवाणी के प्रति प्रेम अपने आप ही जगता है, ये किसी के कहने की जरूरत नहीं है। और ये प्रेम जगेगा तभी हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकेगी। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये दिन दूनी रात चौगनी फूले फले और एक दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषाओं में से एक हो और हमारे महान लेखकों के स्वर्णिम स्वप्न साकार हो। अंत में मैं उन महान कवियों को, जिन्होंने माँ भारती की कृपा से हिंदी और उसकी अन्य प्रांतीय भाषाओं में विश्व स्तर के अमूल्य ग्रंथ राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देश को दिए हैं, उनकी पावन लेखनी को और उनको मेरा शत-शत नमन है।
22 भाषाएं, मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं सब भारत की आन है। मध्यमणि जो इनके बीच विराजे हिंदी, मध्यमणि जो इनके बीच विराजे हिंदी, ये भारत की शान है, ये भारत की शान है। इसे तुम नहीं बुलाना, कर दो विकसित इतना, संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद मैडम, आपकी इस जानकारी जो हमें हिंदी भाषा के बारे में जानकारी मिली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में श्री पुष्पेंद्र मलिक जी को बुलाना चाहूँगा, वो आए और सभी को शुभ संध्या। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सभी साथी, प्यारे बच्चों, सभी को हिंदी दिवस और तुलसी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसीदास जी के बारे में कहा भी गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगन केशव दास। सुना है किसी ने? सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगन केशव दास, अर्थात सूरदास हिंदी साहित्य में सूर्य के समान और तुलसीदास चंद्रमा के समान, जबकि केशव दास का नाम यहाँ पर उड़ुगन, उड़ुगन क्या होता है? जुगनू, जुगनू बताया है, क्योंकि उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन भले ही किया हो, लेकिन वो हिंदी के हृदय तल को नहीं छू पाए। उनकी हिंदी बड़ी कठिन है और तुलसीदास जी की, सूरदास जी की जो इनकी जो हिंदी है वो सीधा दिल को छू लेने वाली है, दिल में निवास कर लेने वाली जो हिंदी है वो इनकी है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कहीं, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा कि इनका नाम ही आपने देखा कि निराला उनको कहा गया, तो उनके जीवन की एक निराली घटना सुनिएगा। अपना आराध्य वे मानते थे तुलसीदास जी को, अपना आराध्य मानते थे। अपने रहने के कमरे में उन्होंने इनकी बड़ी सी एक फोटो फ्रेम करके लगाई हुई थी। तो इनके कोई कवि साथी एक दिन जाते हैं, निराला जी बड़े गुस्से में होते हैं और चप्पल उतार के, चप्पल जूता जो भी, तुलसीदास जी को पीट रहे होते हैं। जूता निकाला और पीटना शुरू कर दिया और रोते जा रहे हैं। जूता निकाल के पीट रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं। अब उन्होंने रोका, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, रोका, बोले अरे आपके आराध्य है, आप पूजा करते हो इनकी और ऐसे पीटे जा रहे हो। बोले मैं क्या करूं, अरे मैं जो जो अच्छा लिखना चाहता था वो सब पहले ही लिख के चले गए। तो इससे ज्यादा और हम लोग को कह क्या सकते हैं तुलसीदास जी के बारे में? ये अपने आप में इनका परिचय है कि ये क्या रहे होंगे और आज भी क्या है। आज भी इन लोगों के बिना, इन विभूतियों के बिना हिंदी साहित्य का मतलब अधूरा है। अब आते हैं हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। मैथिली चरण जी की भारत भारती, भारत भारती का नाम सुना किसी ने? कुछ थोड़ा बहुत कुछ याद है? शुरुआती पंक्तियां बस मैं दोहराता हूं यहाँ पर। मानस मानस भवन में आवे जन जिसकी उतारे आरती,
मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती।